हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन पांडे और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड का 4th सेमेस्टर का गणित। उसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 5 संभावनाओं की सांख्यिकी यानी कि प्रायिकता और उसका दैनिक जीवन में संबंध। तो स्टूडेंट देखिएगा, आज इस चैप्टर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो सिक्के को उछालने की प्रायिकता और दूसरा पासे को फेंकने की प्रायिकता। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर देना और लाइक भी करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पीछे के चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनका वीडियो लिंक यहाँ पे ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन पर आ रहा होगा। आप इधर क्लिक करके राइट कॉर्नर में आई बटन पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके भी वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, प्रायिकता यानी संभावनाओं का जो मूलभूत सूत्र है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में यही वाला है। इसी से सारे आपके सवाल निकल आएंगे। आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना होता है। देखिए क्या होता है कि संभावनाओं में यानी प्रायिकता में के सवालों में हमें कुछ घटनाएं दी गई होती हैं, उसमें से कुछ स्पेशल घटनाएं होती हैं जो हमें चुननी पड़ती हैं। तो दोस्तों वही आपका होगा, घटना के घटित होने की संभावना बटे में कुल जो आपकी संभावना होगी वो आएगी। ठीक है, पहले तो आपको जो घटना दी गई होगी उसके घटित होने की संभावना और बटे में कुल संभावनाएं आ जाएंगी। तो ये हमारा ऐसे निकल के आती है प्रायिकता। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर है, देखिए इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सिक्के को उछालने की प्रायिकता और पासे को फेंकने पर प्रायिकता जो होती है इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वैसे ही इसमें ताश के पत्ते वाले भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हमें देखना होगा। पहला पॉइंट हमारा है, किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट के ऊपर आने की संभावना बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों, सिक्के में आपके में दो पहलू होते हैं, दो फेस होते हैं ना। एक आपका होता है चित्त और दूसरा होता है पट, यानी एक को हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। और दूसरे को बोलते हैं हम टेल। ठीक है, टेल। ये दो फेज होते हैं, दो सरफेस होते हैं आपके सिक्के में। तो किसी सिक्के को उछालने पर चित्त या पट के ऊपर आने की संभावना बराबर होती है। मान लीजिए आपने कोई सिक्का यूं करके कॉइन को ही उछाला। जब आप कॉइन उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, यानी कि चित्त और पट के आने की संभावना जो होगी वो समान होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। ठीक है ना। अगला पॉइंट यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित अंकों की या बिंदुओं की संख्याओं, जो आपकी देखिए आपने पासा देखा होगा, आपने लूडो खेला होगा, उसमें एक पासा होता है ना, उस पासे पर आपके 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिंदु अंकित होते हैं ना। तो यही इसमें कहा गया है कि किसी समांगी पासे को फेंकने पर उस पर अंकित अंकों की या बिंदुओं की संख्याओं में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना सदैव समान होती है। देखिए आप पासा रैंडमली फेंक देते हैं, ठीक है ना। आप पासा को एकदम रैंडम फेंकते हैं तो आपको तो थोड़ा ही पता होता है कि वहाँ पे कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। यानी कि सबकी आने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना जो होती है वो एकदम इक्वल होती है। ठीक है, ये 6 के 6 बिंदु जो हैं इनमें से कोई सा भी बिंदु आ सकता है जब आप पासा फेंकते हैं, यानी कि सबकी आने की जो संभावना होगी वो इक्वल होगी। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमें देखना होगा कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रायः 4 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। ये पॉइंट आप अभी याद कर लीजिए, मैं इसको आपको अभी नीचे बता दूंगा कैसे कैसे 4 परिणाम हमारे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्रायः 36 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। ये भी देखिए मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट है सिक्के उछालने की प्रायिकता, यानी जब हम सिक्के उछालते हैं तो उसमें हम प्रायिकता यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए बड़ा ध्यान से आपको समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया, तो आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है इस चैप्टर में कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है और कैसे हमें करना है। बस आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आप क्लियर समझ लेना। देखिए सिक्के को जब हम उछालते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। एक सिक्का उछालने पर दो परिणाम, चित्त यानी कि हेड या फिर पट यानी कि टेल आपका आने की संभावना होती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप सिक्का उछालते हैं ऊपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप सिक्का ऊपर उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखिए ध्यान से,
कि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए दो सिक्के एक साथ ऊपर उछाल रहे हैं तो या तो हेड हेड आएगा, ठीक है, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। तो यही चार परिणाम होते हैं। ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था इस वाले में कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रायः चार प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो यही वो आपके चार परिणाम है ये वाले, ठीक है। यानी कि दो सिक्के जब आप एक साथ उछाल रहे हैं तो या तो दोनों में हेड होगा, या एक में हेड होगा दूसरे में टेल होगा, या फिर पहले वाले में टेल होगा और दूसरे वाले में हेड होगा, या फिर दोनों में ही टेल होगा। तो ये तो आपके हो गए दो सिक्के एक साथ उछालने पर। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला हमारा है स्टूडेंट, बस आपको सिक्के और पासे के बारे में समझना है, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट हमारा है, तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए तीन सिक्के अगर आपने एक साथ उछाले तो यहाँ पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं? हेड हेड हेड, यानी तीनों ही सिक्कों में हेड होगा। दूसरा यहाँ पर है दो सिक्कों में हेड, एक में टेल, फिर यहाँ पर हेड टेल हेड, और फिर यहाँ पे टेल हेड हेड। ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आप कोई भी तीन सिक्के ले लीजिए और उनमें आप देखेंगे बार बार करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तीनों ही सिक्कों में अलग अलग आपके परिणाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपके 8 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ बेसिक चीज एक सिक्के की समझा देता हूँ कि देखिए दो सिक्कों को जब हम उछाल रहे हैं तो हमें कुल कितने परिणाम मिल रहे हैं? 4, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हमें कितने परिणाम मिल रहे हैं? यहाँ पर 8। कितने मिल रहे हैं? 8। अब देखिए, और एक सिक्का जब उछाला जाता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक सिक्का उछालने पर 2 परिणाम चित या पट आने की संभावना होती है। तो एक सिक्का उछालने पर आपको कितने परिणाम मिल रहे हैं? 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि देखिए 2 की पावर 1 है, ये आपका 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप, ये आपका क्या है? 2 की पावर 3 है। यानी कि आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जब एक सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारे 2 की घात 1 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 2 की घात 1। जब हम दो सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणाम हमारे होते हैं 2 की घात 2। और जब हम तीन सिक्के उछालते हैं, जब कितने सिक्के उछालते हैं? 3, तो हमारा जो कुल परिणाम होते हैं वो आपके होते हैं 2 की घात 3। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब देखिएगा, इससे आगे भी हम कर सकते हैं। आपसे कह दिया गया कि 4 सिक्के उछाले गए, ठीक है, 5 सिक्के उछाले गए, तो आप क्या करेंगे? 2 की घात उतनी लगाते जाएंगे, ठीक है। ये सिक्कों वाले में मैंने आपको एक कंडीशन बता दी, ये एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना, ओके। अगर हम n सिक्के एक साथ उछालें, कितने? n सिक्के एक साथ उछालें, तो यहाँ पर ऊपर समझ लीजिएगा, यहाँ इस जगह पे देखिएगा, अगर हम n सिक्के एक साथ उछालें तो कुल परिणाम आपके होंगे 2 की पावर n। कितने होंगे? 2 की पावर n, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक और यहाँ पे फॉर्मूला है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका क्रमचय संचय जो आपने पढ़ा होगा अगर आप गणित के स्टूडेंट रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं क्रमचय और संचय। उस वाले चैप्टर से ये फॉर्मूला होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर से। तो ये होता है आपका NCR। क्या लिखा हुआ है? NCR। अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए तो आप इसको कैसे करेंगे? फैक्टोरियल n, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और ये फैक्टोरियल का चिन्ह आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके से लिख के दिखा दिया है। ये फैक्टोरियल का चिन्ह आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ओके स्टूडेंट। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए, स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ओके। इन्हीं के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और बड़ी ध्यान से आपको वीडियो जो है पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, एक बात आपको और बता दूं मैं, अगर आपको मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, आपको दोबारा से सुनने में सारी चीज़ें क्लियर से समझ में आ जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, ठीक 4 बार चित आने की क्या संभावना है। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि एक सिक्का है जिसको हमने 6 बार उछाला, तो 4 बार चित आने की क्या संभावना होगी। अभी हमने ये ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसी का यहाँ पे प्रयोग होगा। देखिए इसका प्रयोग कब होता है, जब आपको किसी चीज़ में से कोई चीज़ चुननी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 4 बार चित आने की संभावना पूछी गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल संभावनाएं निकाल लेंगे। कितनी? कुल
संभावनाएं, कुल संभावनाएं हमारी कितनी होंगी, आपको क्या बताया था, 2 की पावर n होगा, यानी n बार अगर उछालते हैं तो यहाँ पे 6 बार उछाल रहे हैं तो हमारा 2 की पावर होगा 6। कितना हो गया आपका, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर ऐसे करके हम इसको 6 बार गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहाँ हमारा कितना निकल के आएगा 64, यानी कि 64। तो कुल संभावनाएं तो हमें पता चल गई कि कुल संभावनाएं कितनी है 64। यहाँ से हमें अपनी 4 बार चित जो कंडीशन दी गई थी उसको और निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 बार हमें चित निकालना है। तो 4 बार के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, NCR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहां आपको इस प्रश्न में n बराबर कितना दिया गया है 6 और r बराबर कितना दिया गया है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 6C4 ये हमें निकालना है, ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, यहाँ देखिए आप फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, फिर केवल r का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल होगा आपका 6 का अपॉन में देखिए n माइनस r मतलब क्या हो गया 6 माइनस 4 कितना आ गया 2 का फैक्टोरियल, इनटू में आपका यहाँ देखिए क्या था r का फैक्टोरियल था ना, तो ये आपका हो गया 4 का फैक्टोरियल। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, जितने का फैक्टोरियल होता है उसके पीछे वाली सारी संख्याएं गुणा में लिखते हैं। जैसे 6 का है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 अपॉन देखिए 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1, ठीक है, फिर 4 का है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिएगा ये सारे नंबर आपके कट गए यहाँ से यहाँ तक के, और ये 2 से कटा 3 बार में, 3 बचे 15, क्या निकल के आया 15। ठीक है, अब देखिए जो प्रायिकता है उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, P बराबर क्या लिखा था, हमने लिखा था घटना के घटित होने की संभावना, ये लिखा था। अपॉन में हमने क्या लिखा था, कुल संभावनाएं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पे इस जगह पे कुल संभावनाएं कितनी निकल के आई, ये आप देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कुल संभावनाएं हमारी कितनी निकल के आई 64, और ये घटना के घटित होने की संभावना निकल के आई 15। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15/64, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न और करेंगे, आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन और हम करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में, एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित जो है आपका वो 455 बार आया है। बताइए कि पट आने की संभावना एवं संभावना की प्रतिशतता क्या होगी। तो पहले तो हम निकालेंगे पट आने की संभावना। तो देखिए ये तो आपको यहाँ पे बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, देखते ही आप समझ जाएंगे। देखिए सिक्के में क्या होगा, या तो हेड आएगा, एक ही सिक्का है ना, या फिर क्या आएगा टेल आएगा। ये दो ही तो संभावनाएं हमारी होती हैं। और यहाँ पर चित यानी कि हेड हमारा कितनी बार आया है 455 बार, और सिक्का हमने कितनी बार उछाला है 1000 बार। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो गया पट के आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1000 में से 455 घटा दीजिए आप, क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका बचेगा 4 और यहाँ पे आपका बचेगा 5। ठीक है, 545। ठीक, इतना हमारा आ गया। पट के आने की संभावना तो इतनी बार होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको प्रतिशत रूप में देखें, आपसे क्या पूछा गया, संभावना और संभावना की प्रतिशतता। तो अगर हम इसको प्रतिशत रूप में देखें तो आपका कैसे निकालेंगे प्रतिशत रूप। तो सिंपल क्या होता है, प्रतिशत में बदल दीजिए आप इसको। प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा, नीचे आपका आ जाता है कुल, इनटू में 100। कुल नंबर हमारा 1000 बार था तो इनटू में 100 कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए, 0 कट गई आपकी दोनों, 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा।
54.5%। ये आपकी है पट के आने की संभावना, यानी कि टेल आने की संभावना। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित प्राप्त करने की क्या संभावना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। देखिए दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो आपको मैं बता चुका हूँ जब हम दो सिक्के एक साथ उछालेंगे तो हमें क्या क्या संभावनाएं मिल सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं मिल सकती हैं, क्या क्या ग्रुपिंग होगी। दो सिक्के एक साथ अगर हम उछालें तो या तो हेड हेड आएगा, ये आप सब, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप ऐसे करके चलेंगे ना तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। या फिर क्या आएगा हमारा हेड हेड, या इसके अलावा हमारा क्या आ सकता है हेड टेल, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या आ सकता है टेल हेड, और फिर क्या आ सकता है टेल टेल। ये हमारी संभावनाएं हैं, ठीक है। ये इतनी संभावनाएं आपकी हैं दो सिक्के एक साथ उछाले जाने पर। कुल कितनी है ये, तो हम यहाँ लिख लेंगे कुल संभावनाएं। कुल संभावनाएं हमारी हो गई 4, ठीक। कितनी हो गई 4। अब देखिए आपसे जो कहा जा रहा है उसको आप पढ़ें केवल, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की। देखिए यहाँ से एक तो चित्त होना ही चाहिए, मतलब कि एक हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। तो आप देखिए कितने आपके रिजल्ट ऐसे हैं, परिणाम ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक हेड है, कम से कम एक हेड है। देखिए इसमें दो हेड हैं लेकिन हमें तो एक ही चाहिए था, तो चलो ये भी ले लिया हमने। इसके बाद कम से कम एक हेड इसमें भी है ना। उसके बाद यहाँ भी है, इसमें नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो कम जो हमारी घटना के घटित होने की संभावना है वो कितनी निकल के आई, घटना के घटित होने की संभावना कितनी निकल के आई, 1 2 3। 3 ही तो हमें ऐसे परिणाम मिल रहे हैं तो 3 हो गई। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, यानी प्रायिकता के, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रायिकता यहाँ पे क्या होगी। अब तो फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है भाई, अब तो मैं आपको बता चुका हूँ, घटना के घटित होने की संभावना बटे में कुल संभावना। आ गया हमारा उत्तर। देखिए कितना सरल था। अगर आप सही से सीख रहे होंगे तो आप बड़ी ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी सरल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, यदि चित 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 पट पट चित क्रमशः 9 8 और 12 बार आए हों तो पट पट कितने बार आएगा। देखिए दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो फिर से हम वही करेंगे, हेड हेड आएगा एक, तो एक हमारा हेड टेल आएगा, ओके। उसके बाद आपका क्या आएगा, एक आपका आएगा टेल हेड और एक आपका आएगा टेल टेल। अब देखिए यहां आपसे क्या कहा जा रहा है कि चित पट, चित यानी हेड और पट यानी टेल कितनी बार आया क्रमशः। देखो पहले चित चित लिखा हुआ है, ठीक है, हेड हेड यानी ये आपका कितनी बार आया 9 बार, और फिर चित पट यानी कि हेड टेल ये कितनी बार आया 8 बार। क्रमशः लिखा है तो मतलब उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, पहला नंबर पहले के लिए होता है, ये इसके लिए। और पट चित यानी कि टेल हेड ये आपका कितनी बार आया 12 बार। सिक्का हमने कुल कितनी बार उछाला 40 बार, ठीक है। कुल कितनी बार हमने सिक्का उछाला है 40 बार। देखिए 40 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपको मैं बता दूंगा करना कैसे है। अब देखिए ये पूछा गया है कि ये कितनी बार आएगा, तो आप यहाँ सिंपल से समझ रहे होंगे। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है कि आपका पट पट यानी टेल टेल कितनी बार आएगा। तो यहाँ सिंपल आप समझ रहे होंगे कि 40 बार हम सिक्का उछालते हैं, 9 बार तो आ जाता है हेड हेड, 8 बार तो आ जाता है हेड टेल, 12 बार तो आ जाता है टेल हेड। तो हमारा जो बचा हुआ नंबर है ना 40 में से ये सारे नंबर आप हटा दीजिए, यानी कि इनको हम कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा टेल टेल, यानी कि 40 में से हम माइनस कर देंगे 9 + 8 और +12 को। तो ये हमारा क्या हो गया 40 माइनस 12 8 20 और 9 29, यानी कि यहाँ आपका बचा 11, यानी कि आपका निकल के आएगा 11 बार क्या था हमारा पट पट आने की संभावना है, आने की संभावना है।
हो गया ना, एकदम सरल। क्या किया गया, केवल माइनस किया गया भाई, और कुछ नहीं किया गया इसमें। बहुत ही सरल सवाल था। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आपके आ गया होगा। अब आपको अगर सवाल समझ में वाकई में आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि आप समझ रहे होंगे इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप अगर समझ रहे हैं सारी चीज़ें तो आप प्लीज़ कहिए लोगों से कि ये चैनल सही है, सही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों या बिंदुओं का न्यूनतम और अधिकतम योग क्या होगा। बहुत ही सरल ये है। देखिए दो पासे जब हम ऊपर फेंकते हैं, दो पासे क्या करते हैं जब ऊपर फेंकते हैं, तो देखिए न्यूनतम योग, सबसे पहले तो हम देखेंगे न्यूनतम योग। न्यूनतम योग, तो न्यूनतम योग के लिए आप क्या देखेंगे, देखिए दो पासे आप जब भी ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूनतम योग तब होगा ना जब दोनों पासों में एक एक आएगा। क्या आएगा, एक एक। तो न्यूनतम योग हमारा क्या हो गया, 1 धन 1, यानी ये हमारा निकल के आया 2। अधिकतम योग जो आपसे पूछा गया है वो क्या होगा, अधिकतम योग। अधिकतम योग आपका कैसे निकल के आएगा, जब दोनों ही पासों में आपका क्या आना चाहिए, 6 और 6। तो ये हमारा कितना हो गया, 12। ये भी सवाल सरल था ना, इसको ऐसे करेंगे हम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमसे देखिए कहा जा रहा है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या होगी। तो ये भी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपके सम अंक जो हैं, सम अंक क्या, यहां पे एक बार देख लेते हैं, दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या। देखिए सम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी है, 25। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप पासा जो है आपका, पासा कुल फेंका गया कितनी बार, 54 बार। तो यहां पर अब बचा क्या है, विषम अंकों के ऊपर आने की संख्या क्या निकल के आएगी, कुल 54 बार फेंका गया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, कुल 54 बार फेंका गया, उसमें से सम अंक आ गए आपके 25 बार। 25 बार आ गए ना, ये देखिए सवाल में दिए गए हैं। हम इसको घटा देंगे, 14 में से 5 गए 9, 4 में से 2 गया 2, देख लीजिए आपका 29 बार विषम अंक आएंगे। ठीक है, कितनी बार आएंगे, 29 बार। समझ में आया ना आपको, चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आपको कहीं अगर क्वेश्चन मिलता है प्रायिकता का, आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। स्टडी हब हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ वीडियोज़ में शेयर करता हूँ, और आपका इस ग्रुप है VTC की स्टडी मटेरियल से रिलेटेड फेसबुक पे, उसमें भी आप जाके पूछ सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है, जबकि उसे यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख टिकट बिके, जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके। देखिए यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी। यहाँ आपकी जो संभावना होगी, जो प्रायिकता होगी, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्रायिकता होगी क्या होगी, कुल हमारे यहाँ पे परिणाम कितने हैं, 2 लाख, कुल कितने हैं, 2 लाख। देखिएगा, और इसमें से इनाम कितने में है, केवल 200 में। कितने में, केवल 200 में। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2 0 कैंसिल हो गई, 2 से एक बार में पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1000, यानी 1/1000। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.001। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रायिकता हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि जो प्रायिकता होती है ना, वो 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है।
प्रायिकता जो होती है वो 1 से बड़ी कभी भी नहीं होती है। यहाँ पिछले कुछ क्वेश्चन में देखिए, यहाँ प्रायिकता हमने निकाली, कितनी निकल के आई हमारी, यहाँ सही से देखिएगा जरा, यहाँ प्रायिकता कितनी निकल गई 3/4। ये जो 11 बार है ना, ये पट आने की संभावना है। यहाँ प्रायिकता जो आपकी पूछी जाती है वो कुल परिणाम से पूछी जाती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस जगह पे, ये देखिए प्रायिकता यहाँ हमने निकाली तो कितनी निकल के आई 15/64, ये भी 1 से कम है ना। यहाँ आगे देखिए, ये तो प्रतिशतता में पूछा गया था, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे लास्ट में, यहाँ भी आपकी प्रायिकता देखिए 1 से कम निकल के आई, कम निकल के आई ना, तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, कम ही रहेगी, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो के सवाल सारे समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर जो है मैंने पढ़ाए हैं वो समझ में आ रहे हैं या नहीं तो मैं अपना थोड़ा सा तरीका भी बदल दूंगा आपको समझाने का, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।